तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मार्केट डिकोड बाय आरबी के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मार्केट में भारी सेलिंग क्यों हो रही है और इंडियन स्टॉक मार्केट में रिकवरी कब तक आ सकती है, और ऐसे सेक्टर और उनसे रिलेटेड स्टॉक जिन पे आपका फोकस होना चाहिए। तो चर्चा करते हैं, एक एक चीज़ के बारे में बड़ी बारीकी से सीखते हैं, समझते हैं। बस बने रहिए आप वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले रीज़न देख लेते हैं कि मार्केट के गिरने का रीज़न क्या है। तो ग्लोबल फैक्टर से अगर देखा जाए तो यूएस फेडरल रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, उसकी वजह से मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट क्यों देखने को मिली? क्योंकि जब यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, इंडिया जैसे मार्केट से इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा निकालते हैं और यूएस में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिल रहा है। दूसरा है जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो जैसे रशिया यूक्रेन वॉर और चाइना यूएस ट्रेड इशू जैसे कॉन्फ्लिक्ट से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है। इस वजह से इन्वेस्टर सेफ एसेट कौन से होते हैं? गोल्ड या यूएस बॉन्ड और गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ समझते हैं, और वो यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक से पैसा निकाल लेते हैं, जिस वजह से मार्केट गिर जाती है। क्रूड ऑयल प्राइस में फ्लक्चुएशन जो इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है। इंडिया जैसी इमर्जिंग कंट्री जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करती है, अगर वहाँ पे क्रूड ऑयल महंगा होता है, महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी, और प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ने की वजह से मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक रीज़न ये भी है कि डॉलर मजबूत हुआ है और इंडियन करेंसी जो है वो वीक हो चुकी है। अभी करंटली अगर हम देखें तो 86 के अराउंड रुपया पहुंच चुका है डॉलर के मुकाबले में, तो ये वीक नज़र आ रहा है। ये भी मार्केट के गिरने का एक बड़ा रीज़न है। डोमेस्टिक फैक्टर देखें तो सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे एफआईआईज की सेलिंग है। ये लगातार इक्विटी मार्केट से अपना पैसा निकालते जा रहे हैं और मार्केट को डाउन करते जा रहे हैं। सितंबर से देखें तो इन्होंने अभी तक 2,54,000 करोड़ रुपीज़ की सेलिंग कर दी है। इतने की सेलिंग ये अभी तक कर चुके हैं लास्ट 6 मंथ में। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट धीमी होने की टेंशन, इस वजह से भी मार्केट डाउन आ रहा है, क्योंकि जीडीपी जो है वो लास्ट ईयर 8.2% थी, और अब की बार इसके डाउन होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। लास्ट जुलाई से जो सितंबर का क्वार्टर था, उसमें जो जीडीपी रेट आया है वो 5.4% आया है, जो पिछले सभी क्वार्टर से कम है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 2024-25 के लिए 6.6% का एस्टीमेट दिया है, जो कि लास्ट ईयर के 8.2% से कम है। ये भी एक रीज़न है कि मार्केट डाउन आ रहा है। तीसरा, आपने देखा होगा कि क्वार्टरली रिजल्ट का सेशन चल रहा है, और बड़ी बड़ी कंपनी ऐसी हैं जो एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट दे रही हैं। उनके परफॉर्मेंस का मार्केट पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और वो स्टॉक नीचे आ रहा है, और उसी की वजह से मार्केट में कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है और मार्केट भी डाउन आ रही है। इसके साथ साथ मार्केट जो है वो बजट का भी वेट कर रहा है। जब तक बजट का अनाउंसमेंट नहीं होता, मार्केट में आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि बजट में क्या अनाउंस होने वाला है। और जब इन्वेस्टर को पता नहीं होता कि बजट में क्या डिसीजन लिए जाएंगे, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते और स्टॉक बेच देते हैं और कैश में रहते हैं। जब बजट में अनाउंसमेंट हो जाएगा और बजट में किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक या किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, और वहां पे अगर फ्यूचर पोटेंशियल दिखेगा, तो इन्वेस्टर दोबारा एंट्री ले लेंगे, और तब तक वो कैश में बैठे हैं। और गवर्नमेंट की पॉलिसी पर क्लैरिटी का ना होना, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में कंफ्यूजन हो तो कंपनी और इन्वेस्टर्स न्यू इन्वेस्टमेंट से कतराते हैं। इसीलिए अच्छे स्टॉक आइडेंटिफाई करो और मैनेज करो अपने रिस्क को, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को प्लान करो। अब सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में ये है कि कब मार्केट में रिकवरी होगी। तो ओवरऑल मार्केट की रिकवरी में 2-3 महीने लग सकते हैं, क्योंकि ये सब ग्लोबल और डोमेस्टिक डेवलपमेंट पर डिपेंड करेगा। बजट का अनाउंसमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट प्रो ग्रोथ पॉलिसी लेके आती है, तो मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। इंटरेस्ट रेट अगर स्टेबलाइज होता है, जैसे कि यूएस और इंडियन सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को होल्ड करेंगे, तो रिकवरी शुरू हो सकती है। अगले 2 क्वार्टर में कंपनीज की अर्निंग अगर अच्छी आती है, तो मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। अभी आपने जो ये रिजल्ट सेशन जो जनवरी में चल रहा है, इसमें आपने देखा होगा कि मोस्टली स्टॉक जो हैं उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, और इस वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो डाउन चले गए हैं।
तो मार्केट को थोड़ा टाइम लगेगा अभी रिकवर होने में, और वो स्टॉक रिकवर होने में भी टाइम लगा सकते हैं। ग्लोबल टेंशन, जैसे ही जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होंगे, एफआईआईज दोबारा से इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे आपको, और जैसे ही एफआईआईज इंडियन मार्केट में एंट्री लेंगे, आपको मार्केट दोबारा से अपसाइड जाता हुआ दिखेगा। तो सेक्टर और उनसे रिलेटेड स्टॉक को देखने से पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे, जहां आपको लेवल बताऊंगा कि कहां तक निफ्टी आपको देखने को मिल सकती है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ प्रिडिक्शन है, अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो अगर निफ्टी ऊपर से कहीं से भी रिवर्स होती है तो भी प्राइस एक्शन बना के ही जाएगी, एक रेंज बनेगी या कोई बुलिश कैंडल बनेगी या कुछ भी ऐसा साइन दिखेगा जहां से रिवर्सल आने के चांस लग रहे हैं, तो हम वहीं से अपसाइड देखना शुरू कर देंगे। तो हम आ गए निफ्टी के चार्ट पे। ये लो आपको दिख रहा है, ये लो था इलेक्शन वाला दिन, और उसके बाद में निफ्टी ने हाई बनाया है ये। तो अब अगर हम इसमें एक टूल है फिब रिट्रेसमेंट के नाम से, अगर हम उसको यहाँ पे लगाते हैं और इसको ऑल टाइम हाई पे टच करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि ये लेवल निकल के आए हैं, एक ये वाला लेवल और एक ये वाला लेवल। अब इसको कर देते हैं डिलीट। अब आप देखिए कि निफ्टी डाउन आई, फिर स्विंग हाई बनाया, फिर स्विंग लो, फिर स्विंग हाई, फिर लो, फिर इसने एक बार कोशिश की ऊपर जाने की, पर ये 50% का रिट्रेसमेंट था, यहीं से पलट गई। अब दोबारा ये इस लेवल पे आई हुई है 23,170 का। यहाँ पे इसने इतने दिन टाइम पास किया है कि अब ये इस लेवल को ब्रेक कर सकती है। मैंने इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है, मैं ऊपर आई बटन में यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो कि मंडे को निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके बाद जो मैंने आपको बार बार वीडियो में फाइनल लेवल बोला है वो 22,300 का बोला है, क्योंकि मुझे लास्ट ये लेवल लग रहा है जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, क्योंकि यहाँ तक आते आते आप देखेंगे निफ्टी ऑलमोस्ट 15% के आसपास रिट्रेस हो जाएगी। ये देखिए एग्जैक्ट 15%। इसीलिए मैंने ये लेवल निकाला हुआ है, क्योंकि अगर 15% का करेक्शन निफ्टी दे देती है तो ये मार्केट के लिए एक हेल्दी साइन होगा और यहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर मार्केट एक रेंज बना के और या कुछ प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट करता है तो हम बाई साइड में देखेंगे। विदाउट प्राइस एक्शन आंख बंद करके बाय करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये लेवल मैं बार बार आपको वीडियो में बोलता आ रहा हूँ 22,300 का, ये मुझे लगता है फाइनल लेवल है, और इसका मैंने आज आपको बता दिया कि ये लेवल कैसे निकाला है मैंने। तो चलिए फिर से पीपीटी पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन से सेक्टर और उनसे रिलेटेड कौन से स्टॉक हैं जो फ्यूचर में ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट मंथ में जो इम्पोर्टेंट इवेंट आने वाले हैं उन पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहला तो यूनियन बजट है, गवर्नमेंट की प्रो ग्रोथ पॉलिसी या टैक्सेशन में चेंज हुआ कुछ और मार्केट उसको पॉजिटिव वे में लेता है तो मार्केट आपको अपसाइड में देखने को मिलेगा। अगर कोई सेक्टर स्पेसिफिक एलोकेशन अनाउंस होता हुआ दिखेगा लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, तो आपको ये सेक्टर जो हैं वो रॉकेट होते हुए नजर आएंगे। सेकंड है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें भी इंटरेस्ट रेट पे बदलाव की संभावनाएं हैं तो हो सकता है इसका भी मार्केट पे इफेक्ट पड़े। इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी पर भी फोकस किया जाएगा, तो ये भी मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट इवेंट है नेक्स्ट मंथ में जो मार्केट का डायरेक्शन तय करेंगे। तो फ्यूचर के ऐसे कौन से सेक्टर हैं और कौन से स्टॉक हैं जो आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा ग्रोथ दिखा सकते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ स्टॉक के बारे में हम बात करते हैं। ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड एक सेक्टर है जिसमें फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी एडॉप्शन पर, क्योंकि गवर्नमेंट अब कोल के बजाय सोलर, विंड और अदर ग्रीन एनर्जी सोर्स पर ध्यान दे रही है। ईवी का ट्रेंड है, पेट्रोल और डीजल के प्राइस और पॉल्यूशन को देखते हुए लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत रिन्यूएबल और ईवी सेक्टर को बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव एक गवर्नमेंट स्कीम है जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस स्कीम का मेन गोल देश में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करना है। तो इससे रिलेटेड जो स्टॉक हैं उसमें टाटा पावर आता है जो ग्रीन एनर्जी एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है।
एनटीपीसी आता है, अडानी ग्रीन है, M&M इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, और टाटा मोटर ईवी सेगमेंट लीडर है इंडिया में। दूसरा सेक्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड। क्यों ब्राइट है इसका फ्यूचर? क्रेडिट डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि कंपनीज और लोगों की लोन लेने की डिमांड बढ़ रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में सुधार हो रहा है। PSU बैंक का NPA इशू कम हो रहा है। NPA का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब ये है कि किसी ने पैसा उधार या लोन पे लिया पर उसका भुगतान नहीं किया। तो पहले ऐसा होता था, अब ये बहुत कम होता जा रहा है। तो इस वजह से बैंकों का पैसा जो है वो डूब नहीं रहा है और रिकवरी होती जा रही है। इससे रिलेटेड स्टॉक हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI। PSU सेगमेंट का लीडर है, सबसे टॉप में यही है। और फोर्थ है बजाज फाइनेंस। तो बैंकिंग से रिलेटेड इन 4 स्टॉक में आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं और आप अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग और अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग इन स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। तीसरा सेक्टर है फार्मा एंड हेल्थ केयर। एजिंग पॉपुलेशन और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लोग बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं जिससे हेल्थ केयर की डिमांड बढ़ती जा रही है। ग्लोबल डिमांड फॉर जेनरिक और वैक्सीन्स, इंडिया की जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी ग्लोबल मार्केट में हाई डिमांड में है। और बायोटेक और स्पेशलाइज्ड ड्रग में इनोवेशन, नई और एडवांस मेडिसिन बनाई जा रही हैं जिसकी वजह से ये सेक्टर आपके रडार में होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो स्टॉक हैं वो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, इनको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। फिफ्थ सेक्टर है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, IT और AI। आपको पता है AI का ज़माना है, आजकल हर चीज़ AI से होने लगी है। तो ये सेक्टर भी आपकी रडार पे होना चाहिए। तो इस सेक्टर का ब्राइट फ्यूचर क्यों है, इसके बारे में बात करें तो ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और AI एडॉप्शन है, क्योंकि कंपनीज अपनी सर्विस को डिजिटल और एफिशिएंट बना रही है। और क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी सर्विस की मांग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग की डिमांड रैपिड ग्रोथ में है। और तीसरा है IT एक्सपोर्ट में लगातार ग्रोथ। और इसके साथ साथ इंडियन IT कंपनीज ग्लोबली सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, इस वजह से ये सेक्टर आपकी रडार में होना चाहिए। इससे रिलेटेड स्टॉक हैं TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, टेक महिंद्रा। तो इनको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। पांचवा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स। इसका फ्यूचर ब्राइट क्यों है? क्योंकि लास्ट टाइम बजट में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी बड़ा फंड एलोकेट हुआ था और अर्बनाइजेशन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिला। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ हुई। गवर्नमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट एलोकेट कर रही है। स्मार्ट सिटीज़ और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं और मेक इन इंडिया और कैपिटल गुड्स के प्रोजेक्ट में एक्सपेंशन हो रहा है। इस वजह से ये सेक्टर आपकी नज़र में होना चाहिए। और इससे रिलेटेड स्टॉक है L&T, सीमेंस और ABB इंडिया और अल्ट्राटेक सीमेंट। इसके साथ साथ एक स्टॉक और है एस, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ये भी आपकी लिस्ट में होना चाहिए। छठा सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड FMCG से रिलेटेड। इसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट क्यों है, इसके बारे में चर्चा करें तो मिडिल क्लास फैमिली की स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है और उसके बाद में विलेज में FMCG प्रोडक्ट की पेनिट्रेशन और डिमांड इंक्रीज हो रही है और ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसी वजह से ये स्टॉक जो है ये भी आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। और इससे रिलेटेड स्टॉक हैं HUL, एशियन पेंट, टाइटन, नेस्ले इंडिया। तो सातवां सेक्टर है डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो इस सेक्टर का ब्राइट फ्यूचर क्यों है? गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत मिशन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस पर फोकस करना, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ता इन्वेस्टमेंट, इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट की ग्लोबल डिमांड भी बढ़ रही है। तो इससे रिलेटेड स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, मझगांव डॉक और लार्सन एंड टुब्रो, इनको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो हमारा लास्ट सेक्टर आता है केमिकल एंड स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड। क्यों ब्राइट है इसका फ्यूचर? चाइना +1 स्ट्रेटेजी के कारण ग्लोबल शिफ्ट,
तो जब चाइना में कोविड आया था और कोविड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो चुका था, तो काफ़ी कंपनीज ऐसी थी जिन पे इफ़ेक्ट पड़ा था, उनकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ा था, जो रॉ मटेरियल चाइना से ले रहे थे, क्योंकि वहाँ से माल आ नहीं रहा तो उनका काम भी नहीं चल रहा। इसी वजह से अब जो कंपनीज हैं वो शिफ्ट हो रही है ग्लोबल पे, कि अब चाइना चाइना पे डिपेंड नहीं रहना है और देशों में भी प्लांट इस्टेब्लिश करने हैं। स्पेशलिटी केमिकल की डिमांड बढ़ रही है, फार्मा एंड एग्रोकेमिकल में यूसेज बढ़ रहा है। इस वजह से ये स्टॉक आपकी नज़र में होने चाहिए: SRF, आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरिन। तो ये स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग या अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग आप इनमें अपनी एंट्री बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक हैं, जैसे के फिनटेक हुआ, CDSL हुआ, BSC हुआ, वारी एनर्जी है, रिलायंस भी अभी 25-30% टूट चुका है। ये सभी स्टॉक हैं जो ऊपर के लेवल से 20-30% डाउन है, तो इनमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। ये फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। दोस्तों, अक्सर जब लोग स्टॉक मार्केट की गिरावट देखते हैं तो वो डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट रिस्की है। लेकिन अगर आप इसे एक प्लॉट या प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करें तो आपका डर खत्म हो जाएगा। जब आप एक प्लॉट खरीदते हैं और उसकी वैल्यू किसी वजह से टेम्परेरीली गिर जाती है, क्या आप तुरंत उसे बेच देते हो? नहीं ना, आप वेट करते हो, क्योंकि आपको पता है कि ज़मीन की वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती है। वैसे ही शेयर्स भी एक एसेट हैं। अगर किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर्स की वैल्यू मार्केट में गिरावट की वजह से कम हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार हो गए। वक्त के साथ स्ट्रॉन्ग कंपनी की वैल्यूएशन हमेशा बढ़ती है। सोचिए, अगर आपने एक प्लॉट खरीदा और उसका प्राइस आपके मोबाइल पर हर सेकंड ब्लिंक करे, कभी ऊपर कभी नीचे, आप क्या करेंगे? हर छोटी गिरावट पर आप टेंशन लेने लगेंगे। आप काफ़ी बार सोचेंगे कि प्लॉट बेच दूं, कहीं और ज़्यादा गिरावट ना हो जाए। लेकिन प्लॉट का प्राइस आप डेली नहीं देखते, इसलिए आप पेशेंस रखते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए उसे होल्ड करते हैं। शेयर्स को एक डिजिटल प्लॉट समझिए जो आपको ग्रोथ और इनकम दोनों देता है। मार्केट की गिरावट एक टेम्परेरी सीजन है, जैसे रेनी सीजन के बाद फसल अच्छी होती है। आपको बस वेट करना और अपने इन्वेस्टमेंट को पेशेंस के साथ होल्ड करना आना चाहिए। जमीन ली हो या शेयर, दोनों के लिए एक ही मंत्र है: पेशेंस रखो और वक्त को अपना काम करने दो। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे। जब मार्केट गिरता है, लोग डर जाते हैं, पैनिक सेलिंग करते हैं और अपने ही फ्यूचर प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, गिरावट हमेशा एक मौका लेकर आती है। ये वो वक्त है जब आप सस्ते दाम पर अच्छे स्टॉक बाय करके अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बना सकते हैं। मार्केट का इतिहास देखिए, हर बड़ी गिरावट के बाद एक और बड़ी रिकवरी आती है। चाहे 2008 का क्रैश देख लो या 2020 का पेंडेमिक, हर गिरावट के बाद मार्केट रिकवर हो जाती है और न्यू हाई बनाती है। ये बात आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए कि आज अगर मार्केट गिरा है तो कल रिकवर होना भी तय है। पैनिक करना सॉल्यूशन नहीं है। अपने गोल्स और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए। अगर आपको डाउट है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, लेकिन बिना सोच समझ के अपने स्टॉक बेचना गलत डिसीजन हो सकता है। तो डरने की बजाय आज के मौके को समझिए और कल की ग्रोथ के लिए रेडी रहिए। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी नॉलेज गेन कर पाएँ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली एक भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।